नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज मी कक्षा 6वी मराठी सुलभ भारती यातली 9वी कविता घर याची आज आपण व्याख्या बघणार आहोत. ही कविता लिहिली आहे धुंडीराज जोशी यांनी. तो विद्यार्थियों, आज हम इसकी जो व्याख्या है अर्थात जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम हिंदी में देखने वाले हैं. आइए इसको शुरू कर देते हैं, देखते हैं. सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, अर्थात इसके हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि क्या है. तो शब्दार्थ देखने यानी सुंदर, सुंदर चीज़. इमारत, वास्तु यानी इमारत है ना, घर. ओल्या भावना यानी प्रेमळ भावना यानी प्रेमयुक्त भावनाएं. जिव्हाळा मतलब प्रेम. दुःखाचा डोंगर चढ़ने मतलब दुखाला समोर जाने यानी जो दुख आए उससे निमटने के लिए तैयार रहना. जवळ करणे मतलब स्वीकार करना, स्वीकारणे. अपार म्हणजे अमाप म्हणजे जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, ऐसे अमाप. और गप्पिष्ट यानी गप्पा करणारे, गप्पा मारने वाले है ना. क्या बोलेंगे उसको, चविष्ट म्हणजे चव असलेले यानी स्वादिष्ट. तो आइए यहाँ पे हमको घर के बारे में बताया गया है. हमारी जो कविता है इसका नाम ही है घर. यहाँ पे लिखा है, देखिए, एका म्हणा आणि वाचा यानी सुनिए, बोलिए और पढ़िए. तो कविता हम सुनते ही हैं, पढ़ते ही हैं और बोलते ही हैं, है ना. कविता कैसी लययुक्त होती है इसलिए उसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है और रीड करते हैं तभी भी हमें बड़ा मज़ा आता है. अब यहाँ देखते हैं कि घर के बारे में यहाँ पर हमें जो कवि है हमारे धुंडीराज जोशी जी, उन्होंने बताया कि घर सिर्फ 4 दीवारों से बना हुआ दीवारें नहीं होती है ना. उसके अंदर क्या क्या होता है और उस घर से किन किन चीज़ों की उत्पत्ति होती है, क्या क्या हम वहाँ से सीखते हैं और कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं. और फिर वो जो घर है उसमें रहने वाले लोग कैसे होना चाहिए, उसमें रहने वाले लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, समय के साथ साथ बदलते कैसे आना चाहिए लोगों को. इस तरीके से सारी जो अच्छी अच्छी बातें हमें इसमें सिखाई गई है कि समय के साथ बदलना यह भी मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया. अगर वो समय के साथ नहीं बदलता है, समय को ध्यान में रखते हुए नहीं बदलता है, तो फिर वो कहीं आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में पीछे रह जाता है. और यही यहाँ पर बताने की कोशिश जो है धुंडीराज जोशी जी ने की हुई है. और उन्होंने यहाँ घर के महत्व को जरूर बताया कि मनुष्य के जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक जो है, बुढ़ापे तक जो है, इस घर का क्या महत्व होता है. तो आइए हम देख लेते हैं. घर नाही 4 भिंती यानी यहाँ ये बताया गया है कि घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, भिंती यानी दीवारें है ना. तो घर नाही 4 भिंती, घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं है. घर असते देखण्याकृती, और जो घर है वो क्या होती है, एक तरह का क्रिएशन है. जैसे कि इस संसार को, इस सृष्टि को किसने बनाया, ये क्रिएशन किसने किया, गॉड ने किया. तो यहाँ पे जो इंसान जब यहाँ जन्म लेता है तो वो किस चीज़ की कृति करता है, किस चीज़ का क्रिएशन करता है, या हम कहें कि किस चीज़ का निर्माण करता है, तो वो अपने घर का निर्माण करता है, अपने परिवार का निर्माण करता है ना. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती है, घर तो एक ऐसा क्रिएशन है जो मनुष्य ने अपने जीवन में किया हुआ होता है, ऐसा एक निर्माण है. घर ना ही एक वस्तु, घर कोई चीज़ नहीं होती, वस्तु यानी चीज़, तो घर कोई चीज़ नहीं होती है. घर म्हणजे आनंदी वास्तु, घर तो ऐसी चीज़ है, घर तो ऐसी वास्तु है, वास्तु यानी रहने का स्थान. घर एक ऐसी वास्तु है जहाँ पर, घर म्हणजे आनंदी वास्तु, जहाँ सब लोग आनंद से रहे, खुशी से रहे, मज़े से रहे. ये देखिए घर है और माँ बेटी का आपको चित्र बताया हुआ है ना. माँ जो है अपनी बेटी के साथ प्यार से उसे कुछ बता रही है, उससे बात कर रही है. और यहाँ पर इस चित्र में हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे को जो है पढ़ा रही है ना. तो यहाँ पर जो एक गृहिणी जो है अपने घर के लिए क्या करती है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है. देखिए यहाँ पर दादाजी बताए हैं जो आराम से कुर्सी पे बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो इस तरीके के हमको पीढ़ियों के दर्शन, एक छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा और एक बूढ़ा, इस तरीके के हमको एक ही घर के अंदर हमेशा 3 पीढ़ियाँ देखने को मिल जाती है. तो यहाँ पे जो बताया कि घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, सिर्फ देखने वाली कोई कृति नहीं होती, यानी देखने वाली कोई निर्माण नहीं. घर अस्ते
देखने आकृति, यानी ये सिर्फ ऐसे देखने और बैठने के लिए नहीं होता, तो ये होती है एक देखने लायक निर्माण, देखने लायक क्रिएशन। घर एक वस्तु नहीं होता, यह तो आनंदी वास्तु होता है, जहाँ पे सब आनंद महसूस करते हैं, आनंद फील करते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। घर नाही नुसत्या खोल्या, खोल्या यानी रूम। घर का मतलब सिर्फ रूम नहीं होता है, सिर्फ कमरे नहीं होता है। घरात हव्या भावना ओल्या, यानी घर के अंदर वास्तव में तो फीलिंग्स होना चाहिए एक दूसरे के लिए, जो प्रेम युक्त फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए, वह होना जरूरी होती है। अगर घर में सब साथ में रहे लेकिन एक दूसरे के लिए मन में प्रेम भावना ही नहीं है, अच्छी फीलिंग्स ही नहीं है, किसी के दुख में हमें दुख महसूस नहीं होता है, किसी के सुख में सुख नहीं होता है, तो उस घर का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये बोलते हैं घर नाही नुसत्या खोल्या, सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर सिर्फ रूम नहीं होते कि जहाँ अपने अपने रूम में बैठ जाओ, पर घरात हव्या भावना ओल्या, घर उसी को कहा जाता है जहाँ सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, जहाँ एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती है। घरात हवा जिव्हाळा, जिव्हाळा मतलब प्रेम, यहाँ पे घर में प्रेम होना चाहिए, यानी आपस में सबका एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। घर शिक्षणाची पहिली शाळा, घर जो है स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए सबसे पहली स्कूल होती है। बच्चे के जीवन की सबसे पहली जो स्कूल है वो उसका स्वयं का घर होता है। उस घर में उसको क्या सिखाया जाता है, उस घर का वातावरण कैसा है, उस घर के अंदर किस तरह से लोगों का व्यवहार होता है एक दूसरे के साथ में, यहीं से बच्चा सीखना शुरू करता है और यही उसकी पहली पाठशाला होती है। और ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं तो बड़ों के लिए भी, और बुढ़ापे तक और पूरे आजीवन हम कह सकते हैं कि घर ही हमारी पहली शाला होती है, पहली स्कूल होती है, क्योंकि हमारा बाहर का जो व्यवहार है वो डिपेंड करता है कि हम घर के अंदर क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। हम जो घर के अंदर सीखते हैं वही बिहेवियर हम बाहर जाकर दिखाते हैं या करते हैं। अब यहाँ पे बताया घर नाही नुसता पसारा, यानी घर के अंदर बहुत सारा सामान होता है। जब एक घर है, घर के अंदर रहने वाले लोग हैं, तो रोज़ की ज़रूरतों की कई चीज़ें होती हैं, कई सामान होते हैं, फर्नीचर होते हैं। तो बोले घर नाही नुसता पसारा, सिर्फ फैलावा कर लेना ही घर नहीं होता है, चीज़ों का, वस्तुओं का फैलाव ही जो है घर नहीं होता है। घर नाही केवल निवारा, और घर सिर्फ आवास नहीं है, निवारा यानी आवास, रहने की जगह। घर सिर्फ रहने की जगह भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि घर में आपने खूब बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें लाके रख दी और बस हो गया, अब मेरा घर जो है बड़ा आलीशान है वगैरह, ऐसा तो घर वो नहीं है जिसमें बहुत सारा पसारा यानी बहुत सारा सामान का फैलाव आप करके रख दें। घर ना ही केवल निवारा, घर वो भी नहीं है कि आप सिर्फ आए, खाए, पिए, सोए और फिर निकल जाए वहाँ से, ऐसा आवास, ऐसा होटल जैसा भी घर नहीं है। घराला अस्ते कहानी, वो बोले अगर कोई घर है तो उस घर की कहानी होती है, उस घर को बनाने के पीछे उस घर में रहने वाले लोगों की हर चीज़ की कहानी होती। घराला असतो आपला चेहरा, घर का स्वयं का भी एक चेहरा होता है, घर के ऊपर हमें उसका चेहरा दिखाई देता है, जिसने उसको बनाया है उसका उसमें रूप दिखाई देता है उस व्यक्ति का, उसमें पूरा जीवन हमें दिखाई देता है। हम किसी भी घर को देखकर उस घर के व्यक्ति के व्यक्तित्व और उस व्यक्ति के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि मतलब घर नाही नुसता पसारा, घराला असते घर नाही नुसता पसारा, घर नाही केवळ निवारा, घराला असते कहाणी, घराला असतो आपला चेहरा, यानी उस घर को देख के हम उस घर के लोगों के बारे में पूरी कहानी उनके जीवन की जान सकते हैं। घर शिकवते पहायला, यानी घर हमको देखना सिखाता है, पहायला यानी देखना। घर हमको सिखाता है किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ये हमको घर सिखाता है, हमको देखना सिखाता है। चालायला हमको चलना सिखाता है, धावायला हमको भागना सिखाता है। तो यहाँ बोला गया है घर देखना, चलना, भागना सिखाता है। घर शिकवते लढायला, घर हमको लड़ना भी सिखाता है। किन चीज़ों से? दुखाचा डोंगर चढ़ायला, यानी जब हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो उन कष्टों से लड़ना सिखाता है, उन कष्टों का, उन दुखों का सामना करना हमको घर सिखाता है। और अगर घर में प्रेम संबंध से सब एक दूसरे के साथ में रहे, अच्छे से प्यार से रहे, जिवाड़ा हो, आत्मीयता घर के अंदर हो, वो घर में रहने वाले सब आनंदी हो, तो बड़े से बड़े दुख को भी वो बड़े आसानी से, बड़े से बड़े दुख के पहाड़ को भी पार कर जाते हैं। डोंगर यानी पहाड़, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ पे ये बताया गया है कि घर हमको हर चीज़ सिखाता है, क्या नहीं सिखाता। घराने असावे सावधान। अब यहाँ पे कवि ये भी बोल रहे हैं कि घर ने सावधान भी रहना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कैसे? घराने द्यावे समाधान। घर ने घर के लोगों को सबको समाधान देना चाहिए, संतुष्टि देना चाहिए, है ना, तृप्ति देना चाहिए। घराने ठेवावे काळाचे भान। तो फिर घर की क्या घर ने क्या करना चाहिए? तो घराने ठेवावे काळाचे भान, यानी यहाँ पे घर किससे बन रहा है? लोगों से बन रहा है। तो ये बोल रहे घराने असावे सावधान, यानी घर और घर के लोगों ने हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। घराने द्यावे समाधान, यानी घर के लोग, घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनसे मिलकर वो घर बना हुआ है, तो उन लोगों ने हमेशा सामने वाले को सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, उसको सेटिस्फाइड रखना चाहिए, तृप्त रखना चाहिए। घराने ठेवावे काळाचे भान। घर के लोगों ने, उस वास्तु के अंदर रहने वाले लोगों ने काल का, यानी समय कैसा चल रहा है, किस तरह से बदल रहा है, उसका भान रखना चाहिए, उसका ज्ञान रखना चाहिए। भान यानी ज्ञान, और काल यानी जो समय चलता आ रहा है, अभी नया नया समय जो आता जा रहा है, समय के साथ में हर चीज़ में बदलाव होते वो यहाँ पे बताया गया है ना। कारण जवळ करावीत नवीन मूल्ये, यानी नई नई जो वैल्यूज जीवन में आती चली जा रही है, समय के साथ साथ समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। आणि जवळ करावीत नवीन मूल्ये नवीन ज्ञान, यहाँ पे बोल रहे हैं कि घर ने, घर के लोगों ने समय का ध्यान रखना चाहिए। समय के साथ साथ नई नई जो वैल्यूज़, नए नए जो जीवन मूल्य आ रहे हैं उनको अपनाना चाहिए, नए नए नॉलेज को, नए नए ज्ञान को अपनाना चाहिए। क्योंकि जब नए के साथ में रहेंगे तभी आनंद से एक दूसरे के साथ प्रेम से रह पाएंगे। घर के अंदर का वातावरण जो है आनंदी रह पाएगा, हंसी खुशी वाला रह पाएगा। क्योंकि समय के साथ में पीढ़ियों, हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी के मूल्य कुछ अलग होते हैं, अगली पीढ़ी के मूल्य कुछ अलग होते हैं, और उससे आने वाली और अगली पीढ़ी के मूल्य कुछ अलग होते हैं। अगर हम एक घर में 3 पीढ़ियों की भी बात करें तो 3 तरह की वैल्यूज़ वहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी बड़े बूढ़े रहते हैं उन्हें भी, जो नए लोग हैं, आगे की उनकी पीढ़ियाँ हैं, उनके जीवन मूल्य को समझ लेना चाहिए, उनके हिसाब से भी उन्हें थोड़ा सा जीने देना चाहिए, और उनके अंदर खुद भी समरस हो जाना चाहिए, उनके साथ मिलके, और उनके समय के भी मज़े जो है लेना चाहिए हमारे यहाँ के बुज़ुर्गों ने। और नवीन ज्ञान, जो भी नया नया नॉलेज, अब पहले क्या था, पहले लेटर लिखकर एक दूसरे से बात की जाती थी, आजकल मैसेज, फ़ोन आ गया है। तो जैसे जैसे नया ज्ञान हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, आता जा रहा है, उन सब नए ज्ञान को भी हमें जो है अंतर्भूत कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ये यहाँ पर जो है कवि कहना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही स्पेशल, एकदम यहाँ का इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे लेखक, जो कवि जो है वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सब नहीं सीखा हमने, अगर काल का जो है ध्यान नहीं रखा, समय कैसा आगे बढ़ रहा है, समय के साथ साथ हमें क्या बदलाव हमारे अंदर लाना चाहिए, अगर ये हमने ध्यान नहीं रखा तो घर का सुख, शांति, ये सब हम गंवा बैठेंगे। इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए, नए नए जीवन मूल्यों को, नए नए ज्ञान को अपनाना चाहिए, और हर पीढ़ी को एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। वो बोलते हैं घरात आईचे अपार कष्ट, घर, इस घर को बनाने में, इस घर के लोगों को साथ में जोड़ के रखने में आई यानी माँ के अपार कष्ट है। इतने कष्ट है जिसको हम नाप नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। इतने कष्ट एक माँ ने इस घर में किए हुए रहते हैं, हर घर में किए हुए रहते हैं। तो बोलते हैं कि घरात आईचे अपार कष्ट, ये घर माँ के अपार कष्टों से बना हुआ है। घर के लोगों के आपसी अच्छे संबंध माँ के कष्टों से बने हुए। आजी सांगते सुंदर गोष्ट, यानी एक माँ, आजी जो होती है, दादी माँ जो होती है, सुंदर गोष्ट यानी अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ जो है बताती है, सांगते मतलब बताती है बच्चों को, उससे बच्चों के अंदर जीवन मूल्य आते हैं। वो पिछली पीढ़ी की बातों को भी समझना सीख जाते हैं, वो हमारी संस्कृति को समझते हैं, सीखते हैं। किसके थ्रू? तो हमारे दादा दादी के थ्रू, है ना, बड़े बूढ़ों के थ्रू वो चीज़ें सब हमको पता पड़ती है। अन्यथा हमें कौन बताएगा, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कईयों सालों पहले क्या था। जब किताबें पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जब पढ़ना आएगा तब पढ़ेंगे, फिर उसमें भी इंटरेस्ट होगा तो हम उस तरीके का पढ़ेंगे। लेकिन हमारे जीती जागती बड़ी बड़ी किताबें हमारे घर में रहती है ना, अनुभवों की किताबें हमारे घर में रहती है, हमारे दादाजी, दादी जी, हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, बुजुर्ग लोग। तो ये जो चीज़ें हमको सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमको जीवन मूल्य सिखाते हैं, हमको हमारी संस्कृति से जोड़े हुए रखते हैं। और जो बोलते हैं दंत
कथाएं, कई बातें जो है पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चली आती है, वे सब वे हमें सिखाते हैं। तो माँ के कष्ट रहते हैं इस घर में, बहुत से दादी माँ की सुंदर सुंदर कहानियाँ, उनके द्वारा दिए गए सीख रहती है। घरात आजोबा गप्पिष्ट, और आजोबा जो होते हैं, दादाजी जो होते हैं, बुढ़ापे में अब उन्हें कोई काम नहीं होता, रिटायर हो जाते हैं, आराम से बैठते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सबसे गप्पा मारते रहते हैं और आनंद से बिल्कुल सबके साथ में जो है बातचीत करते हैं, अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। गप्पिष्ट है ना, गप्पा मारने वाले हैं ना, मज़े से बात करने वाले, ऐसे वो दादाजी होते हैं। क्योंकि दादी तो घर में थोड़ा बहुत काम भी कर सकती है, बच्चों को कहानियाँ भी सुना सकती है, माँ तो दिन भर घर के काम करती है, लेकिन जो दादाजी होते हैं वो एकदम आराम से बैठे हुए रहते हैं, उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता, तो वो जो है एकदम गप्पिष्ट हो जाते हैं, जो आए उससे बातें करना, जितना चाहे उतनी बातें उनसे करवा लो, इतनी बातें उनके पास में होती है, और वो सुनाने के लिए उतने ही उत्सुक भी होते हैं। आईच्या हाताचे जेवण चविष्ट, और इस घर में, किसी भी घर में माँ के हाथ का जो है स्वादिष्ट, चविष्ट यानी स्वादिष्ट जो खाना, जीवन यानी खाना माँ के हाथ का, आईच्या हाताचे मिलता है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि घरात आईचे अपार कष्ट, घर में माँ के कष्ट, दादी की सुंदर सुंदर कहानियाँ, जो दादाजी हैं उनकी बातें, और माँ के हाथ का एकदम स्वादिष्ट खाना जो है हमें मिलता है। तो घर इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। यहाँ हमको जो है कवि ने घर के बारे में बताया कि घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो विद्यार्थियों, अब आपको ये कविता जो है खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। जिनको मराठी नहीं आती है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको भी अच्छे से आ गई होगी। तो विशेष रूप से आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसमें कुछ सुधारना की जा सकती है क्या, यह हमें नहीं करना चाहिए क्या, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइए। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। तो धन्यवाद और नमस्ते।